क्वेश्चन हुए। हम सब लोग अभी तक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में जो भी था मैट्रिक्स के टाइप की बात डिस्कस कर रहे थे, उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे। और हमने कल आपसे बताया था कि आज हम सब लोग जो मैट्रिक्स डिस्कस करने चल रहे हैं वो आपकी मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके पहले आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स, तीन टाइप की मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं। आप इसके बाद जो हम सब लोग चौथी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो होगी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, हम सब लोग उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जब हम क्या करें, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो जो आपका मैट्रिक्स बन गया है वो क्या बन जाए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जब उसकी हम क्या करें, ट्रांसपोज से उस मैट्रिक्स का क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल क्या आ जाए, आपका आइडेंटिटी आ जाए, तो हम सब लोग इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपकी, सपोज दैट हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लिया, ठीक, यही मैट्रिक्स है आपकी। अब इसका ट्रांसपोज देखिए, अगर हम इसी से इंटू करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है ना। और जब आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका आइडेंटिटी ही तो आएगा। ये तो वैसे दिख रहा है कि क्या है, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसके डायगोनल पे माइनस कर देते हैं तो अगर इसको भी आप इंटू करोगे इसके ट्रांसपोज से तो वो भी जो आपका आता है वो आपका क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक। चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be orthogonal matrix if क्या हो जाए, A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम क्या करें, उसी के ट्रांसपोज से क्या कर दिया जाए, इनटू कर दिया जाए, जो मैट्रिक्स बन के आती है वही क्या बन जाती है, हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक। चलिए इसमें एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिएगा, नोट डाल देते हैं। आई के एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n समेशन j इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ए आई जे, और ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये पहले का है मतलब पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, दूसरे मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, वो हमारा क्या बन गया, सपोज दैट के जी बन गया, ठीक। जो ट्रांसपोज करने पे आया है वो हमारा क्या बन गया, के जे बन गया, है ना। तो अगर इस तरह से बना हुआ है तो हम सब लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इनको कम हम सब लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे। सो ए ट्रांसपोज मतलब ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली ये तभी होगा कब क्या हो जाए, देखो
when summation I equal to 1 to n summation j equal to 1 to n a I j into a k j, ये इक्वल क्या हो जाए, सपोज दैट हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या है आपका डेल्टा आई के है और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। ये कब आती है, जब आई इक्वल क्या हो जाए के हो जाए। ठीक, जब आई इक्वल टू के हो जाता है वहां पे उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है। और दूसरे केस में दूसरा क्या है, अगर ये इक्वल ना हो तब क्या हो, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब हमारा आई और के, आई मीन्स हो गया इसका रो और के मीन्स हो गया इसका रो, दोनों को रो अगर इक्वल हो जाता है तो उसके प्लेस पे हमारा क्या बन जाए 1 बन जाए, बाकी अदर प्लेस पे मैट्रिक्स में क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसको दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स की जितनी भी रो होती हैं उनकी स्क्वायर का सम किया जाए, तो अगर सम करने पर 1 बन जाए और उनके करस्पॉन्डिंग जो रो हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनकी वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सब लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, समझ गए ना। अभी हम आपको इसको एग्जांपल्स भी बताएंगे तो आप समझ जाओगे, और ये आपको ये भी हो जाएगा आसान तरीका आपको ये मिल जाएगा कि कैसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहचानेंगे, है ना। जैसे ये होता है कोई मैट्रिक्स दे दी गई है तो आप बार बार क्या करोगे, ऐसे थोड़ा निकालोगे चलो हम यही करते फिर उसका एक ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करके तब निकालते, ये तो बड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, आप निकालते रह जाओगे, एग्जाम में आपका समय भी लॉस हो जाएगा। तो हम सब लोग क्या कहेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक रो मतलब जितने रो हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करिए। ठीक, प्रत्येक एलिमेंट के स्क्वायर का सम कर लीजिए और वो सम क्या हो हर रो का इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। फिर से सुनिए, जितने रो हैं सारे रो के एलिमेंट को स्क्वायर करना है और उनको प्लस करना है, प्लस करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, मतलब सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल 1 होनी चाहिए। और उनके क्या हो, उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके रो हैं उनके एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं तो भी आपको क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सब लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। कहने से थोड़ा सा भी आपको थोड़ा हमारा ये लैंग्वेज या शायद कम समझ में आ रहा होगा या फिर थोड़ा कम समझ रहे होंगे, तो बहरहाल अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। तो आगे चलते हैं, तो भी आप नोट करके लिख लीजिए जो भी हमने बोला है ना, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, अगला नोट करके लिखिएगा। जो हमने अभी लैंग्वेज में बोला है उसी को हम आपको नोट कराने चल रहे हैं। तो हमारा अगला नोट हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be orthogonal if and only, मतलब आई करके डबल एफ लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इफ एंड ओनली कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही क्या करना है आपको पॉइंट को, आपको जो मैट्रिक्स रहेगी उसी के रो और कॉलम में आपको यूज करना रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, मतलब जितने रो दिए गए हैं उसमें सारे एलिमेंट का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। ठीक, इन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या हो जाए 1, इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन क्या कहता है कि सारे रो जो दिए गए हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट्स का
स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सम करना है। अगर सम करने के बाद मैट्रिक्स में जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है, तो नेक्स्ट कंडीशन दूसरे क्या है, अब यहाँ पे तो हम तो क्या करते थे, सारे रो का क्या करते थे, स्क्वायर करके सम कर रहे थे। दूसरी कंडीशन में हमको क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने की बात करना है। किसकी मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रो एलिमेंट्स, मतलब कि इन दो रो की एलिमेंट्स का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है, ठीक। टू रो, टू यहां पे लिख देना था डिस्टिंक्ट रो, टू डिस्टिंक्ट रो एलिमेंट, ठीक, ऑफ ए मींस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या बन जाए, 0। फिर से सुनिए, हमको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है उनके किन्हीं दो डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रो को क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे डिस्टिंक्ट रो के, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम करना है। सम करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या आ जाए, आपकी 0 आ जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम सब लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई करे, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ये चीज हमने आपको लैंग्वेज में बोल के बताया था कि किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करके उनको सम किया जाए तो उनकी वैल्यू 1 आ जाए, और उनके किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो को उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट किया जाए, और प्रोडक्ट करके सम किया जाए तो उनकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सब लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब इन दोनों कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप इसी में फंस जाओ, लगे रहो, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको कम से कम समय में क्वेश्चन करना रहता है, इसलिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है ना। वो ये देखता है कि आपको कितनी प्रॉपर्टी याद है, या कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लगा सकते हो, और ये बता सकते हो हमारी मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिए, क्या करेंगे इसको पढ़ के, तो इसका हम आपको यूज बताएंगे डिटर्मिनेंट में, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स तो ओपन होगी नहीं कभी भी। हम सब लोग हमने कब पहले आपको बताया भी है कि मैट्रिक्स कभी ओपन नहीं होती, ओपन होती है तो डिटर्मिनेंट ओपन होती है। मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं, डिटरमिनेंट से फिर क्या करते हैं, R1 या R2 या समथिंग करस्पॉन्डिंग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ना कि मैट्रिक्स की, ठीक। चलो अब ऐसे ही कॉलम के लिए कंडीशन होती है। कॉलम के लिए क्या होता है कि OR करके लिख देते हैं या इसमें बना देते हैं। ये तो रो के लिए था, है ना, ये किसके लिए था, रो के लिए था। अब यहीं पर अगर हमको कॉलम के लिए बनाना हो तो क्या करेंगे, तो कॉलम में क्या करना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if and only if sum of square of elements in each row के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। बस इतना ही करना। अब द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाए वो, अब वही चीज जो हम सब रो में करते थे वही क्या हो जाए, कॉलम में हो जाए। फिर अगली कंडीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एनी टू रो। अब जहां पे टू डिस्टिंक्ट रो की बात हो रही थी वहीं पे क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट कॉलम की बात हो जाएगी,
ठीक, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द 0। अब उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम की भी अगर रो को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट करने के बाद जो उनकी वैल्यू आती है 0 आती है, तब भी आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल। मतलब चाहे आप रो वाली कंडीशन लगाओ, चाहे आप कॉलम वाली कंडीशन लगाओ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलें। अब बात होती है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उससे हम कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। इस टाइप के कई सारे हम टर्म्स उसमें डिराइव किए थे पीछे भी, वहाँ भी हमने बताया था कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, या आपका क्या नाम है, इनवैल्यूटिव मैट्रिक्स है, तो उसमें हम क्या करते थे, डायगोनल मैट्रिक्स को कितने टाइप से बना सकते थे, या हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय द इनवैल्यूटिव मैट्रिक्स, है ना। पीछे था बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। तो अगले क्वेश्चन के ऐसे टर्म्स हम लोग बात कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही हिंट करके लिख देते हैं, लिखेंगे हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज फॉर्म द, क्या बनाना है हमको, फॉर्म द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कितने डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम सब लोग, ऑर्थोगोनल बना देते, है ना। तो वो हमको बताना है। तो हम सब लोग ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन से एक हमने नोटेशन बताया था, कैसे नोटेशन बनाया जाता है, नोटेशन कैसे था, उसी का हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारा D है। तो D इक्वल टू हमने क्या बताया था, इनको कैसे लिख सकते हो, डायगा D1, D2, D3 डॉट डॉट DI, है ना, डॉट डॉट DN मान लेते हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि ये क्या बनना चाहिए, आपका ऑर्थोगोनल बनना चाहिए। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने आपसे बताया था, डी का ट्रांसपोज या डी ट्रांसपोज इनटू डी इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल बन जाता है। तो अगर हमारा कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया जाए और उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारा क्या बन जाए, वो आइडेंटिटी बन जाए। जबकि आप जानते हो कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उनका चाहे ट्रांसपोज करो चाहे न करो, उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे जो आप डायगोनल मैट्रिक्स ले लो और उनका ट्रांसपोज करके देखना क्या उसका नेचर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो आप देखेंगे जो एलिमेंट जहाँ था वहीं रह जाएगा, वो कहीं इंटरचेंज नहीं होता, मतलब अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था वही सेम फिर बन के आएगा जब उनका हम क्या करेंगे, डैश करेंगे। मतलब अगर इनका क्या कर लें, ट्रांसपोज कर लें, तो ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका D1, D2, D3 डॉट डॉट DI, ये हो जाएगा आपका DN हो जाएगा। ठीक, आप करके देखिए तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों मैट्रिक्स का। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनसे इनटू हो जाएंगे। जब इनटू हो जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, D इंटू ट्रांसपोज ऑफ D इक्वल ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, इसका हो जाएगा D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर डॉट डॉट DI स्क्वायर डॉट डॉट DN स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी मतलब ये हो गया कि उनका एलिमेंट क्या बन जाए, 1 1 बन जाए, है ना। अब यहाँ पे हमको पता है कि अगर इनको हमको ऑर्थोगोनल बनाना है तो इस टाइप का नेचर बनना चाहिए। तो अगर इस टाइप का नेचर बन रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DI इक्वल टू क्या मान लेते हैं, DI स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आइडेंटिटी होने मतलब ये तो हो गया कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, ये सारे क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। तो अगर DI इक्वल टू 1 है तो DI सॉरी यहाँ पे DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा,
प्लस माइनस जो रूट आएगा ना यहाँ पे, है ना। अब यहीं पे वही कॉन्सेप्ट फिर हम सब लोग चलेंगे तो पीछे करते चले आए, चाहे जितना आप आई ले लो 1 2 3 सबके लिए क्या बनेगा प्लस माइनस 1 ही देगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक डी के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, D1 के लिए भी दो ऑप्शन, D2 के लिए भी दो ऑप्शन, D3 के लिए भी दो ऑप्शन, ऐसे डॉट डॉट DN के लिए भी आपको क्या मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेगा, है ना। इसका मतलब ईच DI हैव टू ऑप्शन, देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, व्हिच इज ऑर्थोगोनल इज 2 पावर 2 2 2 2 कितने टाइम्स n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस ईच DI has two option, so number of matrices matrices इक्वल कितना हो जाएगा 2 into 2 into 2 डॉट डॉट कहाँ तक 2 तक, ये क्या है आपका n टाइम्स तक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 पावर n, ठीक समझ गए ना। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कितनी मिल जाएगी 2 की पावर n डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं ऑर्थोगोनल बना सकते हैं, ठीक समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला है, इसमें अगली प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका, देखिए अगली प्रॉपर्टी है। अब उसमें कहता है कि कुछ आपके एलिमेंट्स दे दिए जाएं और कह दे कि बताइए कि इनसे हम कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी हाउ मेनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which increase are 0 and 1। तेरा है कि n ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसमें 0 और 1 इंक्रीज लेकर के हम कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक। मतलब 0 और 1 का इस्तेमाल करके हम कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसी को कहते हैं जिनके जो प्रत्येक रो हैं उनके एलिमेंट के स्क्वायर का सम किया जाए और उसका सम इक्वल 1 आ जाए, और किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो का प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट करके उनके एलिमेंट का सम किया जाए तो भी क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाए ऑर्थोगोनल बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं n ऑर्डर की, n ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज दैट यही है आपकी n बाई n। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है 0 और 1, और हमको क्या करना है सारे रो का सम करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, या कॉलम का सम किया जाए तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 0 और 1 में से किसी रो में हम क्या कर सकते हैं एक ही 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक रो में एक से ज्यादा आप 1 पुट कर देंगे तो ये 1 तो नहीं आएगा श्योर। तो पहली बात तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होगी, है ना। मतलब कहने की ये है कि अगर ये a11 के प्लेस पे है तो a11 के प्लेस पे अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो आगे रो में हमको क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, नहीं तो उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 हमको नहीं मिलेगा। वही प्रॉपर्टी आपको कॉलम में यूज करना है। अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो बाकी एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अभी हम पहले रो की बात कर रहे हैं, तो पहले रो में हम स्वतंत्र हैं। पहले रो में कितने प्लेस हैं a11 a12 डॉट डॉट कितने प्लेस हैं n प्लेस हैं। n प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन 2 ऑप्शन
है कि नहीं। अब दो ऑप्शन में अगर हमने एक जगह 1 रख दिया तो अगले प्लेस पे हम 1 नहीं रख सकते, है ना। इसका मतलब ये हो गया पहले प्लेस को n ऑप्शन में से एक 1 चुनने के लिए कितने टाइप से चुन सकते हैं, n C1 तरीके से चुन सकते हैं, है ना। इसका मतलब हमारे पास n प्लेस हैं, n प्लेस में एक 1 को कितने तरह चुन सकते हैं, n C1 प्लेस चुन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्लेस तो बुक हो गया, अब कौन सा हुआ पता नहीं, मान लेते पहला बुक हो गया, ठीक। अब दूसरे प्लेस की बात करते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा प्लेस। अगर मान लेते हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो इस रो में अब 1 नहीं आएगा, नहीं तो हमारा प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। इसका मतलब अब कितने प्लेस बचे, n-1 प्लेस बचे। अब n-1 प्लेस को हमको क्या करना है, 1 से फिल करना है। तो कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, n-1 C1 प्रकार से फिल कर सकते हैं, है ना। मतलब n-1 प्लेस 1 से कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, तो n-2 C1 हो जाएगा। ऐसे अगले रो की बात करें, अगले रो में क्या हो जाएगा, n-2 C1 हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मिनट, ये हो गया आपका n-C1, n-1 C1, n-2 C1, लास्ट में आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 C1 मतलब 1 बन जाएगा, ठीक। 0 तक नहीं आना है ना, क्योंकि लास्ट में एक प्लेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे आपको 1 फिल करना होगा, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 C1 मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ऊपर क्या मिल जाएगा, 2 C1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 C1। तो नहीं तो आप चाहे डायरेक्ट इस तरह से लिख दो, 2 और 1 लिख दो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, सबको आप ऐड कर दो, है ना। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, देन नाउ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ये कितना हो जाएगा, n-C1 इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, n होता है, n-C1 क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा, n-2 C1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको हमने पहले से ही लिख दिया है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे 2 C1 1 C1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 प्लस 1, सबका सम करोगे तो आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। एक मिनट सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है, सबका प्रोडक्ट करना है, गलत कर दिया हमने, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल। ये मतलब फैक्टोरियल प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक। अब समझ गए ना कितने नंबर ऑफ कॉलम आपके मिल जाएंगे और कितने नंबर ऑफ रो आपके मिल जाएंगे। जो चीज हमने कॉलम में किया है वही चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं पता चला आप तो कह रहे तो पहले ऐड करना था, अब आप प्रोडक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स स्वयं है और उसका ट्रांसपोज है। जब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की संख्या भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट किया, ठीक। वहाँ पे ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो भी इवेंट्स हैं वो क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 1 फिल कर दिया, बाकी केसेस आपके क्या रहेंगे, फ्री होंगे, फिर उनको हम n-1 तरीके से फिल करेंगे, फिर अगले वाले n-2 टाइम से फिल करेंगे, ठीक भैया ना। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर से देख लो, उसमें क्या कह रहा था कि हर रो का अगर स्क्वायर करके सम किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी रो में एक जगह पे 1 रख सकते हैं, बाकी जगह पे हमको क्या रखना, 0 रखना है। तो जब बाकी जगह पे 0 रखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो बाकी प्लेस में हमको क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक से अधिक हमने 1 रख दिया तो यहाँ पे स्क्वायर करने पर सम जब करेंगे तो 1 नहीं आएगा,
तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, पहली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। इसलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो बाकी प्लेस हमारा क्या है, 0 रहेगा। अब दूसरे रो में चलेंगे तो वही प्रोसेस आपको कॉलम में करना है। अगर यहाँ पे आपने 1 रख दिया तो सबके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए, तो अगर हमने किसी और में 1 रख दिया तो ये फिर आपको 1 नहीं बनेगा, इसलिए इसमें सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर अगले वाले मान लेते हैं यहाँ पे 1 रख दिया तो बाकी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ऐसे अगले वाले में भी 0 हो जाएगा, है ना। कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें, चलो। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, किसी डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करना, क्या करना था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बनाना था। वो कितने प्रकार से बना सकते हैं जिसकी एंट्री क्या हो, 0 और 1। इसी से रिलेटेड हम सब लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, n हो। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लेते 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें एंट्रीज क्या है, 0 और 1 है, तो उसको आप कितनी तरह से फिल कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 प्रकार से फिल कर सकते हैं ना। भाई जब ऑर्डर यहाँ पे n था तो उसकी फिलिंग कितने आ गई, फैक्टोरियल n आ गई। अगर ऐसे ही ऑर्डर 3 रहेगा तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, है ना। चलो इसी पे क्वेश्चन देखो, अभी क्लियर हो जाए। इफ यस इक्वल टू, मान लेते कोई मैट्रिक्स है आपकी EIJ, ठीक है ना, किसका है, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का। मतलब कोई सेट है आपका यस जिसमें 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक, सच दैट EIJ समेशन I इक्वल टू 1 to 5। अगर हम सारे कॉलम का सम करते हैं कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। एंड सारे रो का अगर सम कर दिया जाए, रो मतलब हो जाएगा J इक्वल टू 1 to 5, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, EIJ इक्वल टू 1 हो जाए। और जहां पे EIJ कहाँ से आ रहा है, EIJ इज बिलोंग टू द 0, मतलब EIJ की एंट्री कहाँ से हो रही है, 0 और 1। इसका मतलब मैट्रिक्स की जो भी प्लेस है उनके पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है। वो कौन कौन सा ऑप्शन है, 0 और 1 ऑप्शन है। तो हमको बताना क्या है, देन कार्डिनलिटी ऑफ S इक्वल, मतलब S की कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो अभी हम सब लोग इसी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारी n ऑर्डर की, है ना, और उसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 0 और 1 है, तो हम उन पे कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तभी हमने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है फिल करने का, 0 और 1, तो वहाँ से हम फैक्टोरियल n क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, 0 और 1। 0 और 1 में सारे कॉलम का सम 1 है, सारे रो का सम 1 है। अगर सारे कॉलम सारे रो का सम 1 होता है तो आप जानते हैं कि ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है। और इंट्रीज क्या है यहाँ पे, 0 और 1 है। तो इस तरह से कितनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन सकते हैं। मान लेते हैं हमने आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन है फैक्टोरियल 6 है, दूसरा ऑप्शन है फैक्टोरियल 5 है, तीसरा ऑप्शन है फैक्टोरियल 3 है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। तो अभी जस्ट आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, तो उस प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 आंसर बन जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। अब आप देखिए प्रॉपर्टी से तुरंत सॉल्व हो गया। क्या कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो बताओ, समझा दें। डाउट हो रहा है कैसे आ गया, देख लो। जैसे मान लेते हैं 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक। हम यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास प्लेस कितने हैं, 5 प्लेस में 0 और 1 फिल करना है। तो 5 प्लेस में 0 को भी साइड रख दो, 1 को हम कितने प्लेस पे रख सकते हैं, 5 प्लेस रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, मतलब रखना नहीं है, रख सकते हैं। रखना तो किसी एक पर ही है, लेकिन ऑप्शन आपके पास कितने हैं 1 रखने का, 5 ऑप्शन है। आप यहाँ रख सकते हैं,
या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप रख दिए तो बाकी प्लेस पे आपको क्या रखना, 0 0 रखना है ना। इसका मतलब ये हो गया कि पहले रो को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे। अब ये एक प्लेस तो फिल हो गया। अब दूसरे रो की बात करते हैं। दूसरा रो जिसमें सब 0 हो जाएंगे। अब बाकी कितने ऑप्शन बचे, 4 बचे है ना। 4 में 1 को कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, 4 प्रकार से फिल कर सकते हैं। अगले वाले में ऐसे 3 हो जाएगा, फिर अगले वाले में 2 हो जाएगा, फिर अगले वाले में लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन जाएंगे, सबका प्रोडक्ट कर लो। ये प्रोडक्ट करोगे क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5 ही तो आएगा। इसी को तो हम सब लोग कहेंगे फैक्टोरियल 5 कि किसी और को कहेंगे। बन गया नहीं बन गया, तब तो कोई डाउट तो नहीं है। आगे चले, चलो आगे देखा जाए। अब मान लेते हैं अभी एंट्री बढ़ा देते हैं। यही पे क्या कर दिया है, या एंट्रीज की संख्या बढ़ा देते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे 0 और 1 लेके बनाया था। अब मान लेते हैं 0 1 -1 3 एंट्री ले लें और सब आपसे पूछ लेंगे बताइए कि कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। है ना। देखो अब अगले स्टेप में मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n with entries 0 1 and -1। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले वाले में क्या लिया था, पहले वाले में 0 और 1 लिया था, एक एंट्री हमने बढ़ा दिया, 0 1 -1 ले लिया। अब यहाँ पे बताना है, बताओ भैया इसकी क्या हालत होगी, है ना। इसकी हालत हम सब लोग कैसे निकालेंगे, देखो जरा फिर से प्रॉपर्टी को याद करो। ऑर्थोगोनल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, रो के सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कितने प्लेस हैं, n प्लेस। n प्लेस को भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 है। 3 ऑप्शन में अगर हमने क्या कर दिया, एक जगह 1 रख दिया तो अगले प्लेस पे आपको 0 ही रखना है, -1 नहीं रखना है, क्योंकि -1 जैसे स्क्वायर करोगे +1 बन जाएगा, आगे 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक प्लेस है तो इस प्लेस पे हम या फिर 1 लिख सकते हैं या फिर -1 रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हमने एक प्लेस पे a1 1 रख दिया, a11 के प्लेस पे -1 या 1 रख दिया, तो बाकी प्लेस में हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने प्लेस है हमारे पास, n प्लेस है। n प्लेस में से 1 या 1 को कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, 1 तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब एक ही प्लेस से फिल कर सकते हैं, है ना। अब उसमें चाहे 1 को रखें चाहे -1 को रखें, दोनों को नहीं रख सकते। क्यों नहीं दोनों को रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 1 रख दिया या फिर -1 रख दिया तो दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं या तो -1 रख सकते हैं। और हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। चाहे यहाँ पे 1 रखें चाहे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, -1 रखें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्लेस को 2 ऑप्शन है, दो ऑप्शन से फिल करने कितने तरीके हैं, चाहे 2c1 लिख दो और चाहे यहीं पे क्या रख दो, 2 कर दो, चाहे 1 रख दे चाहे -1 रख दे, है ना। ऐसे अगले वाले की बात करें। अब यहाँ तो हमने मान लीजिए रख दिया तो बाकी प्लेस पे 0 हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a22 पे क्या रख दिया, 1 या -1 रख दिया। अगर 1 या -1 रखेंगे तो अगले वाले प्लेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने प्लेस बचे हुए थे, एक कंप्लीट हो गया तो बचा n-1 प्लेस। n-1 प्लेस में किसी एक प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, n-1 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी एक ही प्लेस ओवर भरना है तो वो कितने प्रकार से भर सकते हो, 2 प्रकार से, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 और -2। ठीक, बाकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 0। ऐसे डाट डाट इसके लिए क्या कर सकते हैं, n-1 c1 × 2 कर सकते हैं। इसके भी 2 ऑप्शन है, डाट 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 लास्ट में
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1C1 के साथ इसके लिए भी दो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ भी चाहे -1 रखो और चाहे 1 रखो, तो ये दो ऑप्शन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी हमने बताया था क्या होता है सबका जब प्रोडक्ट करते हैं, तो n -1 n -2 डॉट डॉट 1 तक जाएंगे तो क्या बनेगा? फैक्टोरियल n बन जाएगा, और 2 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गए? फैक्टोरियल n के साथ में 2 की पावर n। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n whose entry 0 1 and -1। ठीक, समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलें? चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको कुछ हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। ये तो हो गया आपका ट्रिक, ऑर्थोगोनल कैसे पहचानोगे, कितने एंट्रीज हो सकती हैं या कितने एंट्रीज हैं तो उनसे कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो, वो सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम थोड़ा से आगे आपको लेके चलेंगे। अब कुछ आपको दिखा देंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे होती हैं, उनको थोड़ा सेटिस्फाई करा के आपको दिखा दें। देखो तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा ना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब 3D वाला ऑर्थोगोनल मत समझिएगा, नहीं तो वहां से समझ लो कि क्या नाम, दो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं सही वो तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत होगी। तो 3D का अलग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैट्रिक्स का अलग स्ट्रक्चर, उसका कोई मतलब नहीं, इसका अलग रूल इसका अलग रूल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल किसका है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना कर दे दें, जरा इसको पहचानिएगा कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, पहचान के बताइए क्या ऑर्थोगोनल है। दूसरी मैट्रिक्स हम दे रहे हैं तब तक पहचानिए। cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 और sin थीटा 0 cos थीटा। ये 2/2 ऑर्डर का हो गया, ये 3/3 ऑर्डर का हो गया। एक और दे देते हैं आपको, 4/4 ऑर्डर का बना देते हैं। cos थीटा 0 0 sin थीटा 0 cos थीटा sin थीटा 0 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 माइनस sin थीटा 0 0 cos थीटा। जरा इनको पहचानिए, क्या ये सब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं? दिख रहा है कुछ? बोलो। देखो हमने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, तो रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायर करके सम किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। जरा इनका स्क्वायर करो, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, दोनों का सम करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमने बताई थी, इन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो का प्रोडक्ट करके सम किया जाए, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया? आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। हो गया ना? अगला देखो, cos थीटा का स्क्वायर करना है, मतलब रो का स्क्वायर करना है, cos स्क्वायर थीटा 0 sin स्क्वायर थीटा, सम करोगे तो 1 आएगा। इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो का प्रोडक्ट करिए, देखिए 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, इससे भी 0 बन गया। इनको इससे करिए, इनको इनसे करिए तो भी 0 हो गया। हो गया ना? ऐसे इनको देखिए, इनके स्क्वायर का सम सबका क्या आएगा? 0 1 आ जाएगा। इनका किन्हीं दो रो का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या है? आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल है। ठीक, समझ गए ना?
ऐसे अगर और बनाना चाहते हो तो कोई डिजिट लेके बना डालो, है ना। बहरहाल अभी तो हम सब लोग 0 1 करके फिर कर ही रहे थे डिजिट, तो डिजिट लेकर के भी आप बना सकते हो कैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाया जाता है। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पे। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पीछे लर्न किए थे नोट करके, अब अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। देखो जिनका हम लोग जो है यूज क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, है ना। देखिए देखिएगा, इफ ए एंड बी आर two orthogonal matrix, two orthogonal matrix of same order and same order, then AB and B are also orthogonal matrix, ठीक। इसका कहने मतलब ये हो गया कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो जो हमारा ए बी और बी ए होगा वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या बात सही? करके देख लेते हैं। ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल है, इससे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया ना। ऐसे बी के लिए बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने कंडीशन पे। क्या कह रहा है, ए बी क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो ए बी का क्या करना है, इनटू करना है किसके साथ, ए बी ट्रांसपोज के साथ करना। तो हमने आपसे बताया था जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज इनटू भी क्या होता है, बैक साइड से ओपन हो जाता है। एडिशन में तो सेम रहता है, तो लोग वैसे ही ओपन कर देते हैं, लेकिन जब इनटू की बात होती है तो वहां पे बैक साइड से ओपन करते हैं। ये हो जाएगा ए बी का प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से हो जाएगा। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनको हम क्या ले सकते हैं, बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ये क्या बन गया, ए आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज बन गया। आइडेंटिटी का किसी के साथ प्रोडक्ट करो वही आ जाता है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो क्या मिल गया, ए बी ट्रांसपोज ए बी, ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब ए बी क्या हो गया आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब बी वाला आप करिएगा, एक हमने दिखाया है, एक आपको करके दिखाना है। ओके, तो आप इसको करके दिखाइएगा और बताइएगा क्या बी ए भी क्या है आपका ऑर्थोगोनल है, तो कमेंट बॉक्स में करके बताना यस और नो, बी ए क्या है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक, उसे हमने प्रॉपर्टी में लिखा है कि बी ऑर्थोगोनल है, तो आप करके निकालोगे तो ऑर्थोगोनल आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। अगला है, देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी, ये सब चालू सब ट्रिकी है भैया, क्योंकि डायरेक्ट यूज होगा ये। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन ए की पावर n, जहां पे n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, a की पावर n इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ये भी क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसे होगा, करके देख लेते हैं। देखिए ए ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। या इनको आप भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो अब ए की पावर n की बात कर लेते हैं। अगर हम ए की पावर n का ट्रांसपोज लें तो क्या ट्रांसपोज अंदर आ सकता है,
तेरा सोच बताना, अगर हम इस ट्रांसपोज को n को बाहर करके अंदर ले लें तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक, a की पावर n मींस क्या होता है? a कहाँ तक? n टाइम्स तक, है कि नहीं? इनका क्या है? ट्रांसपोज। अब इनको ट्रांसपोज जब ओपन करेंगे तो बैक साइड से ओपन होगा, है ना? तो जब बैक साइड से ओपन होगा तो सब तो a ही है, तो इसमें चाहे जहां से लगा दो आप ट्रांसपोज, है कि नहीं? अब ये कितने टाइम्स इनटू हुआ है? n टाइम्स हुआ है। इनको हम चलो क्या लिख सकते हैं? a ट्रांसपोज पावर ये अंदर चला गया, नहीं चला गया? अंदर चला गया ना। अब देखो इसको ब्रेकेट कर लेते हैं, ये समझने के लिए था आपके। अब क्या करना है हमको? a की पावर n का a की पावर n ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि इनको क्या दिखाना है? ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो जब ऑर्थोगोनल दिखाना है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? ओपन करिए, जैसे हमने ओपन किया था, क्या कर सकते हैं? एक पावर n, अब ये ओपन होगा, ट्रांसपोज आप एक पावर n, तो पहले एक पावर n का एक्सपेंशन कर दें। ए कहाँ तक जाना है? n टाइम्स तक जाना है। ठीक, अब इसके बाद ये ओपन होगा, क्या होगा? a ट्रांसपोज कहाँ तक? n टाइम्स तक जाएगा। और जरा इनको देखिए, एक एक पेयर को बनाइए तो क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। ऐसे ये जाके इनके साथ क्या बना देगा? आइडेंटिटी बना देगा। ऐसे अगला वाला जाके क्या बना देगा? आइडेंटिटी बना देगा। ऐसे जितने भी जाएंगे सब क्या बना देगा? आइडेंटिटी। लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अभी तो आपको बताया था ना, ये डेटा में क्या बन रहा है? आइडेंटिटी बन रहा है। ऐसे 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 सारे एलिमेंट आपके क्या बन जाएंगे? मिलकर के आइडेंटिटी बन जाएंगे। इसलिए क्या बन जाएगा आपका? ऑर्थोगोनल बन जाएगा। समझ गए ना कि अगर हमारा ये ऑर्थोगोनल है तो जब उसकी पावर की जाएगी तो वो भी क्या बनेगा? आपका ऑर्थोगोनल बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिला। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसकी पावर हम 100 कर दें, 2000 कर दें या 1 लाख कर दें, तो जो मैट्रिक्स आती है वो कैसी रहती है? तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो? तो मैट्रिक्स फिर क्या है कि ऑर्थोगोनल ही है। मतलब उस मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है तो उसकी चाहे जितनी पावर कर दिया जाए वो हमेशा क्या बनेगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, यहाँ से देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, है ना? अब आगे चलें, देखिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लिया जाए। ये हो गया ना, ये दो आपकी मेन प्रॉपर्टी थी और पीछे भी हमने दिखाई थी, वो सब आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना? क्योंकि एग्जाम में आपका जो मित्र होता है, जो टीचर होता है, वो आपका कॉपी ही होता है। जितना आपको वो हेल्प करेगा उतना और कोई नहीं कर सकता। ठीक, अब इसमें अब छोड़िए, चलते हैं दूसरे टाइप से। ऐसा हो गया ऑर्थोगोनल, बताते हैं कि ना बताएं। तो चलो ये क्वेश्चन देख लो आप, एक देख लेते हैं, है ना? क्वेश्चन देखो, ए इक्वल cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा ऑर्थोगोनल है ना? बी इक्वल cos बीटा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा, ये भी ऑर्थोगोनल है ना? देन जरा इनका प्रोडक्ट करिए। अगर हम क्या कर दें, a प्लस बी करें, सॉरी a इंटू बी करें तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से निकाल के देखिएगा। जब हम a इंटू बी करेंगे तो यह आपका आ जाता है cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कहने की ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो एंगल होता है वही क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं और उनका हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम? डायरेक्ट अगर इस तरह के मैट्रिक्स हैं, इस तरह के, जिस तरह ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है,
तो इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्ट इनके एंगल को प्लस कर देना है, वही जो आएगा आपका क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। मतलब कहने की ये है कि दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इसी की पावर अगर हम n कर दें, a की पावर n कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है उसको हमको क्या करना है, n टाइम्स तक ऐड करना है। तो अगर अल्फा को n टाइम्स तक आप ऐड करोगे तो अब क्या बन जाएगा, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा, ये तो बनेगा, और cos n बनेगा, नहीं बनेगा। ये था बेटा आपका कि अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही बनता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। या फिर एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि वो एग्जाम में आया है इसलिए उसका थोड़ा सा डिस्कशन करने चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है इफ a इक्वल cos पाई बाई 3 0 sin पाई बाई 3, ठीक ये दिया है, और यहाँ पे है 0 1 0, और यहाँ पे है माइनस साइन पाई बाई 3 0 cos पाई बाई 3, ठीक है, ये दिया। वो पूछ रहा है एंड a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी देन फाइंड n। तो आपको क्या करना है, n फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई मैट्रिक्स इस टाइप में दी गई है, जबकि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और जब हम उसका पावर कितना कर रहे हैं, n कर रहे हैं, तो जो आ रहा है क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि n की क्या वैल्यू होगी, है ना। या अगर ऑप्शन बना के देना चाहते हैं तो ऑप्शन भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन में दे दें a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 9 और d इक्वल टू नन ऑफ दीज, ठीक, यही दे दिया ऑप्शन। बताइए कि हम क्या रख दें n के प्लेस पे कि हमारा a क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। तो हमने आपसे बताया था जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को n टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है जो एंगल है वो हमारा n टाइम्स तक ऐड होगा। तो अगर हम यहाँ पे a की पावर n की बात करें तो a की पावर n में cos n पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके प्लेस पे 1 आना चाहिए, है ना, बाकी ये 0 बनना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम सोलो, cos 2n पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, m बना दे, तो दोनों n हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा n पाई बाई 3 इक्वल टू 2m पाई, है ना, तो पाई से पाई कैंसिल, तो n इक्वल टू 6m, जहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है 1 2 0 0 1 2 3 डॉट डॉट 8 होता है ना। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे m इक्वल टू 1 रख दें, यहाँ से n इक्वल टू क्या मिल गया 6, इसका मतलब n इक्वल टू 6 पे हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक ही कंडीशन पे मत सेटिस्फाई करा दीजिएगा, ये 1 बने और बाकी इस रूम में 0 बन जाए, इसका मतलब हो गया कि साइन n पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई बाई 3 इक्वल टू साइन m पाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से n पाई बाई 3 इक्वल टू क्या बन गया, m पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 3m हो गया। अब कॉमन वैल्यू लेना है,
तो यहाँ पे क्या आ गया, पहली वैल्यू 6 आई फिर 12 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा, जब ये इक्वल टू क्या रख दिया जाए 2 रख दिया जाए, तो इक्वल टू क्या मिल गया 6। इसका मतलब दोनों की वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका 6। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब निकाल लेंगे ना, अगर आपसे पूछ ले बताइए कि सबसे लीस्ट वैल्यू n की क्या होगी जिस पे आइडेंटिटी बन जाए, तो लीस्ट वैल्यू क्या बनी आपकी 6 हो जाएगी। आगे आशा करते हैं आप निकाल लेंगे। अब अगली टाइप है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स की। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपकी इंटू हो गई। तो आप कितनी मैट्रिक्स पढ़ लिए, सबसे पहले आप आइडेम्पोटेंट पढ़े थे, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, इनवॉल्यूटरी पढ़े थे, उसके बाद निलपोटेंट पढ़े थे, उसके बाद आज ऑर्थोगोनल हो गया। अब क्या बचा हुआ है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स बचा हुआ है। अब अगला डिस्कशन हम सब करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स की। यूनिटरी मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक, ये होगा ERY। ये क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। तो जो चीज हम सब लोग ऑर्थोगोनल में पढ़े थे उसी का थोड़ा सा क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है। बस मॉडिफाई क्या करना था, वहां पे हम सब लोग क्या करते थे, ए के साथ ट्रांसपोज लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे ए थीटा का। ऐसे को आप क्या कहते हो ए स्टार भी कहते हो, है ना। या फिर क्या हो जाए ए स्टार इंटू ए, ये क्या बन जाए आपका आइडेंटिटी बन जाए। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, इसी का क्या नाम हो गया, जो ऑर्थोगोनल था वही क्या बन गया आपका यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट करने के बाद जब उनका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है ना। तो जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम उसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी बन जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम सब लिख लें। डेफिनेशन क्या है आपकी, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स EIJ ऑर्डर क्या n by n इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली, या इफ क्या बन जाए हमारा ए इंटू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल क्या हो जाए आइडेंटिटी हो जाए। या इसी को OR करके आप ये भी लिख सकते हो, ए इंटू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इंटू ए इक्वल क्या बन जाए आइडेंटिटी बन जाए। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारा क्या बन जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स बनता है। ठीक, अब वही चीज हम सब लोग पीछे बात करते हैं, जैसे अभी पीछे बात करके आए थे, क्या लिखे थे, नोट करके इसी की बात लिखे थे, सेम टू सेम उसी की टाइप का, इसमें और कुछ नहीं है। आई कॉमन की एलिमेंट ऑफ EIJ क्या लिखा गया था, समेशन I इक्वल टू 1 to n, I इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पहले मैट्रिक्स के लिए EIJ हो गया, दूसरे मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा JK हो जाएगा, KJ क्योंकि इनका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, KJ बनेगा। अब इसका जब हम क्या करेंगे बार लेंगे, तो ये जो A है इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार बन जाएगा, है ना।
और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं ये क्या है, डेल्टा आई के है, तो डेल्टा आई के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा आई के इक्वल टू ये 1 होना चाहिए। कब 1 होना चाहिए, जब आई इक्वल टू क्या बन जाए, के बन जाए, और 0 होना चाहिए जब आई नॉट इक्वल टू क्या हो, के हो। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक, समझ रहे हैं ना, नहीं समझे, अरे भाई जैसे यहाँ पे आप लिखे ए थीटा इक्वल टू वाई डेल टी, ये हमारा क्या बता देगा, ए थीटा इक्वल टू वाई डेल टी लिखोगे, ये क्या इंप्लाई कर देगा, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू n, और ये हमारा क्या बनेगा, पी आई जे, या इनको आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस आप करके लिख सकते हो, है ना, मॉडुलस आप ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बोल दिया क्या आप लोग। अरे भाई जैसे आप वहां पे कॉम्प्लेक्स में देखे थे z इंटू जेड बार, इसको आप क्या लिख सकते, मॉडुलस स्क्वायर नहीं कर सकते, या a इंटू ए बार, या क्या करते कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ए, क्या लिख सकते थे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कर देते, नहीं कर सकते, या मॉड ऑफ ए स्क्वायर कहा जाता था, है ना, तो वो चीज़ तो हमने लिखा है, कौन सी नई चीज़ लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, है ना। कुछ और कोई डाउट है क्या इसमें, क्या है कुछ डाउट, चलो आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलें, कभी नहीं, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, सेपरेट कर दें इनको, इस तरह से लिख दें, चलो देखो इस तरह से, ये हमारा इम्प्लाई दैट कर दें, क्या कर दें, मॉडुलस j इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे मॉड का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या बन जाए, 1 हो जाए, when आई इक्वल टू क्या बने, k बन जाए, और दूसरा समेशन j इक्वल टू 1 टू n, सॉरी दोनों j कर दिए, कि आई होगा, आई इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू n, और ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ए आई जे होल स्क्वायर, ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, कब बने, जब आई नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, आप तो समझ गए कि ये भी डाउट है, अभी भी समस्या है, समस्या है तो इनको सेपरेट करके लिख दो, यहाँ जब समझ में आएगा दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो इनको एक साथ लिखने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इस तरह लिख दो ए आई जे इंटू ए के जे बार इक्वल टू 0, ये कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू के, ठीक, इसका मतलब इनके जो एलिमेंट हैं आई और के वाले, इनको हमने क्या माना था, डेल्टा, डेल्टा वगैरह हम यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर दिया है, अगर ये आई और के आपको क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो न इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और दूसरा अगर ये सेम ना हो तो इनके प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, सम 0 होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी जो हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे वहाँ पे ऑर्थोगोनल में, वहाँ पे पढ़े थे कि रो के प्रत्येक एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, और उनकी किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, तो हम सब लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रो के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सॉरी रो के किन्हीं रो के प्रत्येक एलिमेंट के मॉडुलस, अब यहाँ पे मॉड लगा है, मॉडुलस के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, ठीक, और किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, फिर से सुन लो, किन्हीं रो के एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर का सम, मॉडुलस के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, ये और किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, तो उसको हम सब लोग क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना, फिर से बता दें, फिर से सुनो, रो की
किन्हीं रो के जो भी हैं एलिमेंट उनके मॉडुलस का स्क्वायर का सम इक्वल 1 होना चाहिए, और उनके किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। इसी को हम लैंग्वेज में लिखा देते हैं। देखो लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे इसको, जो हमने बोला है उसी को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना। देखो नोट इफ A is unitary matrix, if and only क्या हो जाए, पहला कंडीशन। पहले में हमने क्या बताया था कि हमारा कब यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा, इफ यहाँ पे थोड़ा सा हमको बता देना था कि मैट्रिक्स कौन सी है। इफ A equal to Aij n by n is a unitary matrix if and only ये होगा। हाँ तो जिसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे ए लिख देते, फिर बताएंगे कैसे कौन सा मैट्रिक्स है। इफ ए क्या है हमारा n ऑर्डर की क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, है ना। तो देखो अब इसी का डिफिनेशन बनाओ। इसी में क्या कह रहा है, सम ऑफ, किसका सम करना है, सम ऑफ ईच, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे क्या लगा है, मॉडुलस लगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ 0, ईच मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स, मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स in each row is equal to 1। देखो ये भी लिखा गया है, सम, ये सम हो गया, स्क्वायर हो गया, ऑफ मॉडुलस हो गया, इसका एलिमेंट्स का एलिमेंट हो गई आपके, इन ईच रो, प्रत्येक रो का क्या होना चाहिए, इक्वल 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली होगी, उनका सम करना था। दूसरी वैल्यू हमने क्या बताया था ऑटोगोनल में, उनका हम सब क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ मॉडुलस नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, एलिमेंट्स इन एनी टू डिस्टिंक्ट रो, any two distinct row is equal to क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो इक्वल क्या बन जाए हमारा, 0 हो जाए। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने की यह है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना, डिस्टिंक्ट रो एंड रो के साथ में क्या है, ये सॉरी कॉन्जुगेट है, रो इसका प्रोडक्ट क्या करना, रो कॉन्जुगेट
एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू 0। मतलब उनके क्या नाम है, रो के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या बने आपका, वो क्या हो जाए, 0 बन जाए। ठीक है ना, यहाँ पे एंड रहेगा, रो एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट इक्वल टू द 0। तो समझ गए ना कहने का मतलब क्या है। फिर से एक बार थोड़ा समझा देते हैं कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया है उनके रो का जो भी एलिमेंट है उनका पहले मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेके उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, सम करने के बाद जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ऑर्थोगोनल में मॉडुलस नहीं लिया जाता था, अब यहाँ पे केवल क्या किया जाएगा, मॉडुलस लिया जाएगा। और प्रोडक्ट में हम क्या करते थे कि दो डिस्टिंक्ट रो को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे, उनका सम करते थे, 0 आता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रो को तो लेंगे ही, लेकिन अगर पहले रो को ले रहे हैं दूसरे के कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट कराएंगे, जब प्रोडक्ट कराएंगे तो उनका सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वही आपका क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक, एक इसी से रिलेटेड हम चलो क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, how many diagonal matrices, how many diagonal matrices of order n which is क्या बन जाए, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट। कितने डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होंगे ऑर्डर n की जो कि क्या बन जाए, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाए, है ना। तो अब हम सब लोग चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक, कुछ हटा के डायरेक्ट कर देते हैं आर यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम सब लोग अब यहाँ पे देखते हैं कितने ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ऑर्डर n की जो कि क्या बन जाए, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाए। तो हम सब लोग क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को फिर लेके चलेंगे। डायगोनल को मान लेते हैं d से, तो डायगोनल ऑफ, अभी हमने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, d1 d2 d3 डॉट डॉट di डॉट डॉट, मान लेते क्या है, dn है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, डी थीटा बनाना है, और ये क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। तो आप जानते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स भी बन के आती है। लेकिन जब इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब डी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डी थीटा। ये इक्वल क्या बन जाएगा, डायगोनल ऑफ d1 बार d2 बार d3 बार di बार डॉट डॉट dn बार। ठीक होगा। अब क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ये इक्वल क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, di इंटू di बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। यहाँ से हमको क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ डी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इनको, डी आई मॉडुलस ऑफ डी आई इक्वल टू 1। तो डी आई की कितनी वैल्यू होगी कि हमको उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो डी आई इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, लेट डी आई इक्वल टू सपोज दैट e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 to 2π, पीछे वो कैलकुलेट करें। तो यहाँ से थीटा कितनी वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मॉडुलस लेने पे 1 बन जाए। तो 0 और 2π के बीच में थी इनफाइनाइट वैल्यू, और इनफाइनाइट वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे डी आई में आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर डी आई के लिए हमको इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मतलब इनफाइनाइट ऑप्शन है। d1 d2 d3 सब के लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया।
तो इसका मतलब हम कितने डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 1 के लिए इनफाइनाइट, 2 के लिए इनफाइनाइट, 3 के लिए इनफाइनाइट, ऐसे सब के लिए क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक, मतलब हमको क्या मिल रहा है? सब इनफाइनाइट ही मिल रहा है। एक D1 ले लिए तो भी इनफाइनाइट, D2 ले लिए तो उसमें भी इनफाइनाइट ऑप्शन हो गए। तो हमको यहाँ से कितने डायगोनल मैट्रिक्स मिलेंगे? अनकाउंटेबल। ठीक है ना? चलो, तो आगे इसके लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये समझ गए ना जो हम समझाना चाहते थे आपको? हर DI के लिए इनफाइनाइट ऑप्शन मिले नहीं मिले? ये क्या हो गया आपका? each DI has infinite option। प्रत्येक DI के पास क्या है? इनफाइनाइट ऑप्शन है। सो number of diagonal matrix number of diagonal matrix of order n which are क्या होना चाहिए? यूनिटरी मैट्रिक्स और कितने बन जाएंगे? प्रत्येक DI के लिए इनफाइनाइट ऑप्शन, मतलब एक DI के लिए भी इनफाइनाइट, दूसरे के लिए भी इनफाइनाइट, ऐसे DN के लिए भी क्या बन रहा है? इनफाइनाइट ऑप्शन बन रहा है। इसलिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? वो भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो कि क्या होंगे? यूनिटरी होंगे, वो भी क्या होंगे? आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो समझ गए ना? इनफाइनाइट के ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब समझ रहे हैं ना? काउंटेबल अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको रियल एनालिसिस में बताएंगे। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। थोड़ा सा एक लाइन में हम आपको बता देते हैं काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल। जब हम किन्हीं दो सेट में, जैसे एक डोमेन है एक आपका कोडोमेन, उनके बीच में जो रिलेशन होता है 1-1 के करस्पॉन्डिंग होता है, मतलब जो मैपिंग होनी चाहिए अगर 1-1 के करस्पॉन्डिंग होता है तो आपका क्या बन जाता है? 1-1 और 2 करस्पॉन्डिंग अगर बनता है तो आपका क्या बन जाता है? काउंटेबल बन जाता है। और जब ये करस्पॉन्डिंग टूट जाती है, मतलब ये 1-1 करस्पॉन्डिंग नहीं होता है डोमेन और कोडोमेन में, तो आपका सेट क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल बन जाता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखना। जैसे अनकाउंटेबल काउंटेबल सेट क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे काउंटेबल सेट होते हैं। और आपका जैसे रियल नंबर हो गया और आपका इरेशनल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको हम तो लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। या कोई इंट्रोवल हो गया, इंट्रोवल में क्या होता है? वो भी आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और पूरा आप आनंद ले रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।